नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। क्राइम प्राइम चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे अत्याचारी शासक की है जो दिखता तो इंसान था लेकिन किसी राक्षस से कम नहीं था। युगांडा का ये हट्टा-कट्टा शासक 6 फीट 4 इंच लंबा ईदी अमीन इतना क्रूर था कि उसे इंसानों का खून पीने के साथ-साथ कच्चा इंसानी मांस खाने का शौक भी था। उसने बेरहमी से 5 लाख से ज़्यादा हत्याएं की। जब ईदी ने अपनी चौथी गर्भवती पत्नी की हत्या की, तो उसने पहले उसके हाथ और पैर काट दिए और इसके बाद उसके हाथों की जगह उसके पैर और पैरों की जगह उसके हाथ सिल दिए और देर तक हंसता रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ईदी अमीन का जन्म 1925 में युगांडा के कोबोको में हुआ। उसके पिता का नाम एंड्रियास न्योबियर था, जो रोमन कैथोलिक धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हुआ था। उसने अपने पहले बेटे का नाम ईदी अमीन रखा। ईदी के जन्म के कुछ समय के बाद ही उसके माता पिता अलग हो गए। उसकी माँ उसे साथ लेकर बम्बू शहर आ गई। गरीबी के कारण जीवन यापन कठिन हो गया। युगांडा उन दिनों अंग्रेजों का गुलाम था। गरीबी के कारण ईदी की माँ उसे चौथी कक्षा तक पढ़ा सकी। इसके बाद ईदी कई छोटे मोटे काम करता रहा। कुछ साल बाद वह किंग्स अफ्रीकन राइफल में शामिल हो गया, जो ब्रिटिश सेना थी। ईदी काकुआ जनजाति में जन्मा था और इस जनजाति के लोग इंसानों का कत्लेआम करने और बलि देने के आदी थे। इंसानों का खून पीना एक आम बात थी, इसलिए ईदी भी जिद्दी स्वभाव का था। 1946 में वह सेना में भर्ती हो गया, जहां उसे रसोइये की नौकरी दी गई। उसने अंग्रेजों पर अपना विश्वास जमाया और बहुत वफादारी दिखाई। उसने अपने ही मूल के निवासियों पर बहुत अत्याचार किए, जिससे अंग्रेज खुश हो गए और उन्होंने उसे सेना का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। किंग्स अफ्रीकन राइफल्स ब्रिटिश सेना का हिस्सा थी, जिसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह को दबाने का काम सौंपा गया था। इसी वर्ष सेना की ओर से उसे केन्या भेजा गया, जहां वह 1949 तक रहा। 1959 में उसे द्वितीय श्रेणी वारंट ऑफिसर बनाया गया। युगांडा वापस आने पर उसे कमीशन अधिकारी बना दिया गया। इतनी बड़ी ताकत मिलते ही ईदी ने आतंक मचाना शुरू कर दिया और अपना सिक्का जमा लिया। इसी बीच उसकी ब्रिटिश सेना के एक उच्च अधिकारी मिल्टन ओबोटे से नज़दीकी हो गई और दोनों ने अपने ही उन लोगों पर अत्याचार किया जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे। इसलिए अंग्रेज उन दोनों पर आंखें मूंद कर विश्वास करने लगे। दोनों ने अपनी ताकत का दुरुपयोग कर हथियार, सोना और हाथी दांत की तस्करी शुरू कर दी और खूब पैसा कमाया। 1960 के अंत में ब्रिटिश शासकों को उनकी इन गतिविधियों पर संदेह हुआ और उन्होंने ब्रिटिश संसद में उनके खिलाफ जांच की मांग की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस समय पूरा युगांडा आज़ादी के लिए सड़कों पर था। मौके का लाभ उठाकर ओबोटे ने स्वयं को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया और लोगों में आज़ादी की आशा जगाने लगा। इस बीच ईदी युगांडा छोड़कर ब्रिटेन चला गया। 1962 में युगांडा स्वतंत्र हुआ और मिल्टन ओबोटे देश का प्रधानमंत्री बना। ईदी की वापसी पर उसे डिप्टी कमांडर बनाया गया। 1964 में सेना पर ईदी के प्रभाव को देखते हुए उसे सेना का कमांडर बना दिया गया। 1970 में उसे सभी सेनाओं का कमांडर बनाया गया। ओबोटे के अधीन काम करते ईदी को ओबोटे खटकने लगा। उसकी इच्छा मिल्टन ओबोटे को हटाकर युगांडा का प्रधानमंत्री बनने की थी। ईदी ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। करीब 1 दशक तक सेना का नेतृत्व करने के बाद उसने सेना का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। उसने काकुआ, लुगबारा, दक्षिण सुडानी अल्पसंख्यकों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। इन लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए ईदी ने उनसे नज़दीकी बढ़ा ली और उनके साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। 1968 तक उन्होंने नील क्षेत्र में
अपने स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया। ये अल्पसंख्यक लोग ईदी को भगवान मानने लगे। 1969 में ईदी ने ओबोटे पर एक घातक हमला करवाया, जिसमें ओबोटे बच गया। ओबोटे ने ईदी को डिमोट कर दोबारा सेना प्रमुख बना दिया, जिससे ईदी का खून खौल गया। ईदी ने अपनी बटालियन के लोगों के साथ साथ आम लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया और उन्हें ओबोटे सरकार के खिलाफ भड़काया। लोग ओबोटे को भ्रष्ट नेता समझने लगे। 1971 में जब ओबोटे सिंगापुर में कॉमनवेल्थ मीट में हिस्सा लेने गया, तो ईदी ने अपनी वफादार सेना लेकर हवाई अड्डे और ओबोटे के घर पर कब्जा कर लिया और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। वह स्वयं को युगांडा का राष्ट्रपति घोषित कर सेना का प्रमुख कमांडर बन गया। अब शुरू हुई ईदी के आतंक की नई शुरुआत। उसने ओबोटे को गद्दार और देशद्रोही करार देकर देश निकाला दे दिया और घोषणा की कि ओबोटे का समर्थन करने वालों को मार दिया जाएगा। साथ ही उसने पेशेवर हथियारों की एक सेना तैयार करनी शुरू कर दी, जो संदेह के आधार पर लोगों की हत्या करने लगी। उधर 1972 में ओबोटे तंजानिया में था। वहां उसने 20,000 शरणार्थियों को लेकर एक सेना बनाई और युगांडा में ईदी की सेना पर हमला कर दिया, लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पाई। इस हमले से ईदी बौखला गया। उसने युगांडा में लोगों और अचोली समुदाय के करीब 15,000 लोगों को शक के आधार पर मारना शुरू कर दिया। उसने युगांडा में केवल मुसलमानों को रियायतें देनी शुरू की। जो पढ़े लिखे लोग उसके खिलाफ थे, ईदी ने उन्हें मारकर नील नदी में फेंकना शुरू कर दिया। एक बार इस नदी पर बना विक्टोरिया बांध शवों के कारण जाम हो गया था। ईदी ने अपने घर में तहखाने बना रखे थे, जहां उन लोगों को लाया जाता था जिन पर ईदी को शक था कि वह उसके खिलाफ हैं। यहाँ इन लोगों को अमानवीय यातनाएं दी जाती। वह लोगों के हाथ, पैर, होंठ काट देता और उन्हें यातनाएं देकर मार डालता। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट काटने के बाद वह काफी देर तक महिलाओं से बात करता और जोर जोर से हंसता रहता। उसने यातना देने के लिए बिजली वाले पानी के टैंक, गैस चैम्बर बनवाए थे। 1972 की एक सुबह उसने घोषणा की कि एशियाई और यूरोपियन लोग युगांडा को खाली कर दें। उसने कहा कि रात को सपने में अल्लाह ने उससे कहा है कि यहाँ केवल युगांडा वासी ही रहेंगे। 4 अगस्त 1972 को उसने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाले 50,000 एशियाई लोगों का चयन किया गया। 60,000 ऐसे चुने गए जो युगांडा के नागरिक नहीं थे। इनमें से कई मार दिए गए और कई देश छोड़कर भाग गए। जिन लोगों ने देश नहीं छोड़ा, उन्हें पकड़कर एक तहखाने में कैद कर दिया गया, जहां हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजों में बिजली छोड़ दी गई ताकि कोई भाग ना सके। बहुत से लोगों के हाथ पैर काट दिए गए और उन्हें जीवित ही मगरमच्छों के सामने फेंक दिया गया। ईदी ने युगांडा में बड़े व्यवसाय करने वालों और कारखानों को अपनी सेना को सौंपना शुरू कर दिया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। लोग भुखमरी की कगार पर आ गए। इस बीच 1976 में ईदी ने खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया। शुरुआत में ईदी को पश्चिमी देशों से काफ़ी मदद मिल रही थी। एक समय उसके इजराइल और जर्मनी से अच्छे संबंध थे। जब ओबोटे युगांडा के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 80 ब्रिटिश कंपनियों को सरकार के अधीन कर दिया, जिससे पश्चिमी देशों को ओबोटे से खतरा महसूस हुआ, क्योंकि उसने यूएसएसआर का पक्ष लिया, जिसे कई कम्युनिस्ट देश ठीक नहीं समझते थे। इसलिए ये देश ईदी अमीन से सहमत थे। इजराइल और यूनाइटेड किंगडम ने ईदी के शुरुआती राष्ट्रपति दिनों में हथियार और आर्थिक सहायता दोनों प्रदान की। इसके बाद 1971 में ईदी नए सैन्य उपकरण मांगने के लिए दोनों देशों में गया, लेकिन दोनों देशों ने हथियार उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। ईदी ने बौखलाहट में आकर कई हजार इजरायलियों को बंदी बना लिया और उन्हें शरेआम मार डाला। जब युगांडा से भारतीयों को बाहर निकाला गया, तो भारत ने भी काफ़ी गुस्सा जताया और ब्रिटेन ने भी।
इन दोनों देशों ने युगांडा से अपने आर्थिक रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन युगांडा ने इसकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उसे लीबिया, अमेरिका और यूएसएसआर से मदद मिल रही थी। 1973 में सोवियत संघ की रुचि युगांडा से हो गई, क्योंकि उस समय केनिया पश्चिमी प्रभाव में था और यूएसएसआर इसे बराबर करने के लिए तंजानिया में चीनी प्रभाव लाना चाहता था। इसके बाद सोवियत संघ युगांडा का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना। 1977 में युगांडा मुक्ति आंदोलन के सदस्य, जो युगांडा सेना के सैनिक थे, उन्होंने ईदी के अत्याचारों से परेशान होकर ऑपरेशन माफुता मिंगी शुरू किया, जिसका उद्देश्य ईदी की सरकार को गिराना था। उस समूह को युगांडा के बड़े व्यापारिक वर्ग का समर्थन हासिल था। हालत तब खराब हो गई जब बिशप लुवाम, ओबोत उफाम्बी और मंत्री उरीमा को ईदी ने मार डाला। सेना पर ईदी की पकड़ कम हो गई। 1978 में एक कार दुर्घटना में घायल हुए युगांडा के उपराष्ट्रपति मुस्तफा अदरिसी को इलाज के लिए काहिरा जाना पड़ा। लोगों में ये बात फैल गई कि अदरिसी के एक्सीडेंट के पीछे ईदी का हाथ है। इदरीसी का समर्थन करने वाले कई सैनिकों ने ईदी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ईदी के सैनिक इदरीसी के समर्थकों पर भारी पड़ने लगे। ईदी ने इससे ध्यान भटकाने के लिए तंजानिया पर हमला कर दिया, लेकिन तंजानिया ने युगांडा की सेना को हरा दिया और कंपाला पर कब्जा कर लिया। अब ईदी देश छोड़कर लीबिया भाग गया और 1 साल तक छुप कर रहा। फिर वह सऊदी अरब पहुंचा, जहां उसे शरण तो दी गई, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने को कहा गया। ईदी यहां 10 साल रहा। 1989 में वह अपने बेटे के साथ मध्य अफ्रीका चला गया, जहां उसने युगांडा को जीतने के लिए एक सेना का गठन किया। लेकिन जल्द ही वहां की जारशाही सरकार ने उसे हिरासत में ले लिया और सऊदी अरब वापस भेजने की तैयारी की, क्योंकि उसने नियमों का उल्लंघन किया था। उसे इस शर्त पर सऊदी अरब रहने की इजाज़त दी गई कि वह जीवन भर किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। यहाँ रहते ईदी की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मौत हो गई। इसके साथ ही राक्षस जैसे एक मनुष्य का अंत हो गया। तो ये थी आज की कहानी। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।